कनाडा के अल्बर्टा में जारी G7 समिट में इजराइल ईरान तनाव का असर साफ दिख रहा है। समिट के पहले दिन G7 देशों ने इजराइल का समर्थन किया। आज G7 ने साझा बयान जारी किया और कहा कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वो समिट को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट रहे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। व्हाइट हाउस ने बताया कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ट्रंप ने यह फैसला लिया था। ट्रंप का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने चाहिए। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आउटरीच पार्टनर के तौर पर समिट में शिरकत कर रहा है। पीएम मोदी का 2015 के बाद कनाडा का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी G7 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया से मुलाकात करेंगे। कनाडा ने पहले भारत को G7 का न्योता नहीं दिया था, लेकिन बाद में कनाडा के पीएम ने पीएम मोदी को फोन किया और निमंत्रण दिया, क्योंकि भारत को इग्नोर करना आज दुनिया के लिए आसान नहीं है। पीएम मोदी लगातार छठी बार G7 समिट में हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान समिट में शिरकत करने वाले नेताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही कई द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लेंगे। ईरान और इजराइल में जारी भीषण जंग के बीच G7 समिट हो रहा है। फिलहाल G7 में पीएम मोदी के बयान पर दुनिया की नजरें रहेंगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और दुनिया आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया है। आइए पहले आपको दिखाते हैं ईरान इजराइल युद्ध पर ट्रंप का क्या बयान है। But they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war, and they should talk, and they should talk immediately before. तो ईरान और इजराइल पर G7 का जो साझा बयान है वो आपको सुनवा रहे थे। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये G7 की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है। तो G7 समिट में 14 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ये समिट बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, ब्रिटेन, ब्राजील, मैक्सिको, अमेरिका, ये सारे इसमें शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। G7 समिट में 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमानों का जो पैनल है वो जुड़ा है। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल हैं, पूर्व राजनयिक हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ शेखर कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ संदीप मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। शुरुआत में सुरेश कुमार गोयल जी आपके साथ करना चाहूंगा। सुरेश जी, G7 का ये कहना कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया के 7 ताकतवर मुल्क एक साथ अगर इस बात को कह रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? क्या आने वाले समय में ईरान की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब दो चीजें इसमें कही गई है स्टेटमेंट में कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ये कि ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है, इसे भी कोई दो राय नहीं हो सकती है। कि आफ्टर ऑल ईरान जो है NPT का सिग्नेटरी है, साइन कर चुका है। और NPT के अंडर अगर साइन करते समय ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं थे तो उसको परमाणु हथियार बनाने का अधिकार नहीं है। कोई इसमें दोष की बात नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को मिलाकर के देखें कि क्योंकि ईरान को अधिकार नहीं है और इजराइल समझता है कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल के लिए खतरे का कारण बन रहा है या खतरा है ये, और इसीलिए इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने का अधिकार है, तो ये चीज़ गौर करने वाली है कि अगर वो यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहा है, ईरान की और यूएस की इस मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है ओमान में,
और इसी बीच इजराइल को हमला करने का अधिकार होता है कि वो जाकर के ईरान का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करके खत्म करे। आ, अगर मैं ये जो तर्क है और काफी सारे मामले हैं उनके ऊपर ले जाया जाए तो एक बहुत केओटिक और आर्काइक संसार नजर आएगा जहां पर हर एक हर एक देश को अपनी सुरक्षा के लिए अपना एक्शन के ऊपर अधिकार उसका निश्चित होगा, चाहे जो भी हो। तो इसका अगर देखा जाए, अगर ट्रम्प कहते हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर उनका अधिकार है तो वो कभी भी हमला कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा मेरे को ये चीज़ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक बातचीत के तरीके थे, डिप्लोमेसी के तरीके थे, वो कहाँ चले गए हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना होगा। एक तो बात ये है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि जो भी मुद्दा है आप डिप्लोमेसी से और बात करके सुलझा सकते हैं। युद्ध से किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए, अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो G7 छोड़ करके बीच में वापस पहुंच, और उन्होंने कहा है कि वहां पहुंचते ही उनका सिचुएशन रूम में मीटिंग होगी। तो लगता यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिससे ये युद्ध के आगे बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। और जो ये अगर युद्ध आगे बढ़ा तो एक खतरा और आगे बढ़ने का मेरे को डर। सुरेश जी, एक कनाडाई न्यूज वेबसाइट है, उसके आर्टिकल को मैं पढ़ रहा था। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि G7 समिट में ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसको रोकने को लेकर एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जा रहा था, जिस पर सभी मुल्कों को अपने हस्ताक्षर करने थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब देर हो चुकी है, ईरान ये जंग हार रहा है, लिहाजा इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मुझे पता नहीं कि जब प्रस्ताव की रूपरेखा क्या थी, प्रस्ताव का प्रारूप क्या था, और जब तक प्रस्ताव का प्रारूप अपने सामने नहीं हो तो इतना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस पर साइन क्यों नहीं किए, क्या बात है। वो तो प्रस्ताव की बात है। तक ईरान इजराइल की बात है, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, प्रस्ताव से पहले भी कह चुके हैं कि ईरान को डील मान लेनी चाहिए थी, ईरान को डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लेने चाहिए थे। तो क्लियरली बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि अगर ईरान का जो प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोग्राम क्या है वो, कि वो जो यूरेनियम को बियॉन्ड 4% एनरिच कर रहा है, 64% तक जी कर रहा है, उसके ऊपर उनको दिक्कत है कि इसकी कहीं भी सिविलियन यूज नहीं है, तो आप क्यों एनरिच कर रहे हैं। ये है कि मेरा ये सिविलियन यूज के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोग्राम के लिए। तो उसके ऊपर बातचीत हो सकती है, लेकिन ईरान कितना करीब है न्यूक्लियर बम बनाने के ये पता नहीं है हमें। तो बात यह है कि ट्रंप समझते हैं कि ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है एनरिचमेंट का, उसको रोकना ही है, चाहे भी हो जाए। ये पहले भी वही था, अभी भी वही है। और इजराइल का जो हमला हुआ है, इससे मेरा ख्याल है जो ट्रंप समझते हैं कि जो उनका एक ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मदद मिलती है। की बात जो स्पेकुलेशन होगी तो उसको देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा, वो बेहद अहम होगा। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, डोनाल्ड ट्रंप का G7 समिट को बीच में छोड़ के जाने के मायने क्या हैं? आशीष, जय हिंद, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है सर। कहीं बाहर हूँ। बिल्कुल मैं कहीं बाहर था तो मुझे लगा कहीं आवाज में इशू ना हो। जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का न केवल उसको छोड़ के जाना, मैं आपको 4-5 एक्टिविटीज जो पिछले कुछ समय में हुई हैं वो उनको एक क्रमबद्ध तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहला काम, उन्होंने समिट शुरू होने से पहले एक जॉइंट डिक्लेरेशन निकाल दिया है। उस जॉइंट डिक्लेरेशन में क्लियर कट कहा है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जस्टिफाई कर दिया है इजराइल का अटैक ईरान के ऊपर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान जो है वो परमाणु संपन्न नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और यही एक वजह है जो 60 दिन 61वां दिन ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, और 3-4 मनूवर्स हुए हैं। और वो मनूवर एक तो ये है कि उन्होंने यूएसएस निमित्त, जो एक बहुत पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स के नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क फोर्स है, उसको वेस्ट पैसिफिक से शिफ्ट करना शुरू कर दिया मिडिल ईस्ट की तरफ।
तीसरा, उन्होंने जापान में स्थित जॉर्ज वॉशिंगटन, अनदर वेरी हाई प्रोफाइल इनका इनका एक कैरियर बैटल ग्रुप है, उसको भी उन्होंने वार्न करके रखा हुआ है। B2 या B4 या जो भी इनका वार्निंग सिस्टम होता है उसमें हाई वार्न। अभी मैं एक दो चीज और, उसके अलावा इन्होंने जो जो टैंकर्स होते हैं, ऑयल रिफ्यूलिंग के टैंकर्स, उनको मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने अपने तमाम नेवल एसेट्स में इतनी जबरदस्त नेवल प्रेजेंस है यूएस की मिडिल ईस्ट और मेडिटेरेनियन और गल्फ ऑफ पर्शिया में, कि उसका आज तक इसके पहले कभी नहीं हुई। उसके अलावा उन्होंने अपने तमाम जितने बेसिस हैं वेस्ट एशिया में, उनको कंसोलिडेट, उनको सॉलिडिफाई करना शुरू कर दिया है, उनको ताकतवर बनाया है। और उन्होंने वहां पर 43,000 लोग लगा रखे हैं। 15 इनके बेसिस हैं, 45 जगह और ये लोग मौजूद हैं, 60 जगह पर यूएस फोर्सेस आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में हैं। बिल्कुल क्लियर कट एजेंडा है, क्योंकि वो समझते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है, ईरान जो है, वो चाइना के लिए एक गेटवे सिद्ध हो सकता है मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे। दूसरा, बिल्कुल साफ कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर, परमाणु विहीन ईरान उनको चाहिए, परमाणु मुक्त ईरान। और तीसरी बात यह है कि वो चाहते हैं कि ईरान में जो रेजिम आए, वो रेजिम अगर प्रो अमेरिका नहीं भी है तो एंटी अमेरिका ना हो। अभी जो करंट रेजिम है ईरान के अंदर, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एंटी अमेरिका स्टांस लेकर के बैठी हुई है। और ये देखेंगे आपकी, अब मेरा ये मानना है कि बीच में से इतनी इंपॉर्टेंट समिट को छोड़ के जाना, ये एक मैसेज है। और मैसेज है ये ईरान के लिए कि लुक, अगर आप अब भी नहीं संभले तो हम हमले करने में नहीं हिचकेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज चला गया है उनके पास। अपनी वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा इनका एसेट ये है कि जितना नुकसान, देखिए क्या हो रहा है कि जो नुकसान आप देख रहे हैं इजराइल की तरफ, उस नुकसान होने की वजह है, आप जब इतनी मात्रा में, इतनी नंबर्स में आप अटैक करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल के जाएगा, कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको आप एनालिसिस करिए, कॉस्ट बेनिफिट। जो नुकसान ईरान का हुआ है उससे 100th भी नुकसान इजराइल का नहीं हुआ है। आज परिस्थिति ये है कि ईरान की एंटायर स्पेस, एयर स्पेस जो है, वो पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में है। और अगर एयर स्पेस में एयर डोमिनेंस अगर आपके पास है, तो आप बिल्कुल विद फ्रीडम कहीं भी जाकर के किसी भी प्रकार का हमला कर सकते हैं। तीसरी बात, उनकी जो मिसाइल की जो उनकी रेजर्वॉयर्स हैं वो लिमिटेड हैं। एक तो लिमिटेड नंबर्स हैं, दूसरा कई मिसाइल ऐसी हैं जो कि इजराइल पहुंच नहीं सकती। तो जो जखीरा हमें 3000 दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं 3000 से कम, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर, लॉन्चर्स के ऊपर, मिसाइल सिटीज के ऊपर पिन पॉइंटेड हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज सुबह की खबर थी कि उन्होंने एक मिसाइल से भरा हुआ पूरा टैंकर उड़ा दिया है। तो उन लोग, इजराइल का बिल्कुल क्लियर कट अभी वो है कि जो ईरान की कहीं ना कहीं हमको शक्ति नजर आ रही है मिसाइल वॉरफेयर की, उसको किस प्रकार क्षीण किया जाए। फिर आखिरी बात, वो एक बहुत पावरफुल मैसेज पूरे ईरान को देना चाहते हैं। वो दो चीजों से पता पड़ता है। पहला, मीडिया पर हमला। मीडिया पर हमला कौन से मीडिया पर? गवर्नमेंट की जो उनकी ऑफिशियल फॉर्मल जो है उस पर हमला। उसकी वजह ये होती है कि जिस युद्ध की परिस्थिति में वहां पर बहुत लोग उसको देख रहे होंगे, और एक अगर उस पर हमला होगा तो वो लगभग आधे ईरान को एक सेकंड में पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार के हालात वहां पर मौजूद हैं, पहली बात। और दूसरी बात है, वो वहां पर इसको पिन पॉइंटेड हमला करके ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उसको वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक चीज और नोट करने की है आशीष, और वो ये है कि ईरान ने अभी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करना शुरू नहीं किया है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है अमेरिका की तरफ से या कहीं से भी हो कि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो उसका वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। हाँ, और इसलिए तो उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। संजीव, मैं शेखर जी आपके पास आऊंगा, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी से ये सवाल लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि समिट से पहले ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि G7 पहले G8 हुआ करता था, और बराक ओबामा और जस्टिस ट्रूडो पर उन्होंने निशाना साधा और यह कहा कि वो रूस को शामिल नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी गलती है। G8 से G7 होना और दूसरी तरफ ब्रिक्स का मजबूत होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, G8 से अगर G7 हुआ तो उसके पीछे
जो रशिया का जो क्रीमिया का एनेक्सेशन था वो जिम्मेदार था, और रशिया को उसके क्रीमिया के एनेक्सेशन की जो कॉस्ट को बताने के लिए बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने और उस समय की जो तत्कालीन जो G7 की जो लीडरशिप थी, G8 की जो लीडरशिप थी, उसने यह फैसला किया था और रशिया को बाहर कर दिया गया था। और जाहिर है कि जो ब्रिक्स की जहां तक आपने जो बात कही है, तो ब्रिक्स एक मल्टीपोलर विश्व व्यवस्था की संकल्पना के साथ अस्तित्व में आया था, और आज भी ये जो ब्रिक्स है वो एक मल्टीपोलरिटी के भावना के साथ कार्य कर रहा है, और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था अभी इस संसार में होनी चाहिए, सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ वो कार्य कर रहा है। तो दोनों जो G7 हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूशंस हो, वो अपनी अपनी जगह पे उनका अपना महत्व है। और जहां तक रशिया की बात है, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रशिया के प्रति जो अप्रोच है वो थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रहता है, और ये जाहिर है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से और डेमोक्रेटिक सरकारों के एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक भिन्न अप्रोच है, एक कहीं ज्यादा सकारात्मक अप्रोच है। और ये डोनाल्ड ट्रंप का जो रशिया के साथ एंगेज करने का जो उनका अप्रोच रहता है वो उसको दर्शाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया दोनों अभी भी आज की डेट में भी वो एक मेजर स्ट्रेटेजिक राइवल हैं। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार अमेरिका की और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजीमोनी को चैलेंज करने की वो कोशिश करते हैं, जहां कहीं भी उन्हें मौका मिलता है। यूक्रेन में उन्होंने यूरोपियन थिएटर में चैलेंज करने की कोशिश की, मिडिल ईस्ट रीजन में चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हर जगह रशिया अपना इंटरवेंशन करना चाहता है। वैगनर आर्मी के माध्यम से अफ्रीका के देशों में वो फ्रांस जैसे राष्ट्रों को चैलेंज करता है। इंडो पैसिफिक रीजन में भी व्लादिमीर पुतिन की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो लक्ष्य है वो एक पुराने सोवियत यूनियन के जो बड़े ग्लोरियस जो डेज थे और जो हिस्ट्री थी उसको हासिल करने का है, और वो अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को इस तरीके से चैलेंज करके अपनी हेजेमोनी को रीइस्टैब्लिश करने की उनकी मत है। लेकिन ये जो पूरी वर्तमान के जो सिनारियोज हैं वो जाहिर है कि इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि आने वाले समय में ये जो पोलराइजेशन है वो और अधिक गहरा होगा, तेज होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले से ही रशिया के साथ एंगेज करने की बात जरूर करें, लेकिन जो बेसिक फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड यही हैं कि वो दोनों एक स्ट्रेटेजिक राइवल्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक अनकन्वेंशनल अप्रोच है वो 4 वर्षों के लिए है, लेकिन जो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बदल नहीं जाएंगी। उनकी जो महत्वाकांक्षाएं यथावत